पृथ्वी हमारा घर। सौरमंडल में इकलौता ऐसा ग्रह जो हैबिटेबल जोन में है। सौरमंडल में इकलौता ग्रह जिस पर तरल अवस्था में पानी है। सौरमंडल का इकलौता जीवित ग्रह। सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह या ब्रह्मांड का ऐसा ग्रह जिस पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी के बारे में हम जितनी भी बातें करें उतनी कम है। इसके अतीत से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका पता आज तक हम इंसान नहीं लगा पाए हैं। अब यह बात तो सच है कि पूरे सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पानी तरल अवस्था में मौजूद है। हालांकि सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर पानी ठोस अवस्था में मौजूद है। यहां तक हमारे चंद्रमा ने भी बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी दर्ज कर ली है। और तो और शनि और बृहस्पति के कई ग्रह और उपग्रह से हैं जहां भारी मात्रा में पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। और वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि बर्फ के नीचे पानी तरल अवस्था में भी मौजूद होगा। ऐसे ही बर्फ के नीचे पृथ्वी पर भी कई जगहों पर पानी छिपा हुआ है। ऊपर तो मोटी बर्फ की परत होगी जिसके नीचे तरल पानी होगा। सबसे अनोखी बात तो यह दोस्तों, इस तरल पानी के अंदर जीवन भी मौजूद है। तो फिर क्या बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा और शनि के उपग्रह टाइटन पर भी जीवन मौजूद हो सकता है? क्योंकि इन उपग्रहों पर भी बर्फ के नीचे पानी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। वैसे दोस्तों, इन सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें भविष्य में इन उपग्रहों पर जाना होगा जो कि फिलहाल तो संभव नहीं है। इसलिए इन सवालों को यहीं छोड़कर हम दूसरे सवाल पर आते हैं। आखिर इन ग्रहों पर पानी आता कहां से है? क्या ग्रह और उपग्रह खुद से पानी निर्मित करते हैं? आइए इन्हीं सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रह तारों की भांति असीम ऊर्जावान नहीं होते। जो भी ऊर्जा ग्रहों के पास है वो ऊर्जा भी ग्रहों को अपने तारों से ही मिलती है। यानी ग्रह ऊर्जा निर्माण नहीं करते। और जहां ऊर्जा निर्माण नहीं है वहां किसी भी इकाई का निर्माण नहीं हो सकता, न पानी का और न ही जीवन का। पृथ्वी पर जीवन भी किसी अंतरिक्ष पिंड द्वारा आया है और पानी भी। पृथ्वी का जन्म भी सूर्य से हुआ है, या फिर यह कह लीजिए कि सूरज से अलग निकला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा है हमारी पृथ्वी। शुरुआत में ये पृथ्वी एक जलते लावे की तरह तप रही थी जब ये सूर्य से अलग हुई थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और एक लंबे अरसे के बाद पृथ्वी इस काबिल हुई कि पानी को खुद में समेट पाए। आज पृथ्वी पर पानी होना कुछ महीनों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक लंबा इतिहास है। पानी का निर्माण भी ब्रह्मांड के निर्माण के समय ही हो गया था। पानी यानी H2O का निर्माण हाइड्रोजन के 2 तत्वों और ऑक्सीजन के एक तत्व से हुआ है। यानी पानी इन दोनों गैसों के दहन का ही परिणाम है। एक तरह से देखा जाए तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की राख है। इतनी बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दहन बिग बैंग के समय ही हो सकता है। सही दहन से बना पानी उल्का और धूमकेतु पर सवार होकर पृथ्वी पर आया था। ये धूमकेतु अन्य ग्रहों पर भी पानी लाए थे, लेकिन पृथ्वी की तरह पानी संभालने वाला आदर्श वातावरण या माहौल उनके पास नहीं था। पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल पानी को भाप के रूप में रोके रखने के लिए काफी है। वहीं यहां पर तापमान तरल और बर्फ के रूप में भी पानी को सहेज सकता है। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी से उल्का और धूमकेतु टकराते रहे और पृथ्वी को पानी से भर दिया। कहते हैं कि एक समय तो पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी भर गया था कि धरातल कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। चारों दिशाओं में केवल पानी ही पानी मौजूद था। इतना पानी था कि वर्तमान में एवरेस्ट भी पूरी तरह से डूब सकती थी। लेकिन फिर इतना सारा पानी गया कहां? यानी कि ये कम कैसे हो गया? भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी की सतह बेहद कठोर रही होगी। इतनी कठोर कि फिर भी पानी को सोख नहीं पाती होगी। लेकिन पानी की मौजूदगी ने पृथ्वी की प्लेट पर अत्यधिक भार डाला। साथ ही पानी की मौजूदगी के कारण पृथ्वी का ऊपरी मेटल तेजी से ठंडा हुआ, जिस कारण मेटल की संरचना में बदलाव आकर पृथ्वी की सतह पानी को रोक सकने के काबिल बनी। धीरे धीरे पानी पृथ्वी की सतह में समाने लगा और जिस वजह से पृथ्वी का धरातल उभर आया था। धरातल के अंदर जाकर पानी पृथ्वी में मौजूद खनिजों को अपने भीतर घोलता रहा, जिस वजह से 100% शुद्ध पानी में खारापन और अशुद्धियां आ गई। पृथ्वी के अच्छे तापमान की वजह से वर्षा चक्र का निर्माण हुआ, जिसका पानी बहुत ही शुद्ध और मीठा होता है। पहाड़ों पर गिरती बर्फ की वर्षा का एक रूप है जिसका पानी शुद्ध और मीठा होता है। वर्षा के पानी और बर्फ पिघलने से बने पानी की वजह से ही नदियों का निर्माण होता है, जिसलिए नदियों का पानी भी शुद्ध और मीठा होता है।
दोस्तों, जब ये नदियां समुद्र में गिरती हैं तो फिर समुद्र का पानी मीठा क्यों नहीं होता? ये सवाल भी आपके मन में जरूर आया होगा। असल में जब समुद्र से पानी का वाष्पीकरण होकर बादल का निर्माण होता है तो केवल शुद्ध जल ही वाष्पित होता है। समुद्र के जल में घुली हुई अशुद्धियां या खनिज समुद्र में पीछे ही रह जाते हैं और जब ये पानी बारिश और बर्फ के रूप में धरती पर बरसता है तब भी ये पानी शुद्ध रूप में होता है। लेकिन जब पृथ्वी के तल पर होता पानी नदियों के माध्यम से फिर से समुद्र में आ जाता है तब ये अपने अंदर अशुद्धियों को घोलता हुआ आगे बढ़ता है। हालांकि ये अशुद्धियां बेहद ही कम मात्रा में होती हैं, जिस वजह से हमें नदियों का पानी भी मीठा लगता है। लेकिन समुद्र में जाने पर वाष्पीकरण के दौरान नदियों द्वारा लाया गया पानी और अशुद्धियां अलग अलग हो जाती हैं। पानी शुद्ध रूप में फिर से वाष्पित हो जाता है और अशुद्धियां समुद्र में ही रह जाती हैं। यही चक्र करोड़ों साल से चला आ रहा है। अगर इसे बिल्कुल साधारण भाषा में समझें तो जितना शुद्ध पानी नदियां समुद्र के अंदर डाल रही होती हैं उतना ही शुद्ध पानी समुद्र से वाष्पित होकर वायुमंडल में या फिर बादल के रूप में समुद्र से कम हो रहा होता है। इसलिए समुद्र की अशुद्धियां और समुद्र का खारापन हमें हमेशा उतना ही लगता है जितना वो करोड़ों साल पहले था। नदियों द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाई गई अशुद्धियां अब इतनी बढ़ गई हैं कि आज समुद्र के पानी को पिया नहीं जा सकता। हर साल समुद्र का खारा पानी बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि हमें महसूस नहीं होता क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। 4.5 अरब साल पहले धरती पर जो पानी आया था वो बड़ी मात्रा में दूषित हो चुका है। शुद्ध पानी जहां अमृत है वहीं दूषित पानी विष है और महामारियों का सबसे बड़ा कारण है। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। पानी वैसे अपने आप से भी दूषित होता चला आ रहा है, लेकिन हम मनुष्यों ने जल प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही हमने कई मीठे पानी के स्रोतों को भी खराब कर दिया है। इस वजह से कई बरसाती नदियां भी अब कीचड़ भरी, दलदल और कीचड़ भरी गंदे नालों में बदल चुकी हैं। आज ये बात भी सच है कि दुनिया भर में पानी की कमी हो रही है। ऐसा माना जाता है कि इंसानों के बीच तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही लड़ा जाएगा। ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि जब गली मोहल्ले में कभी पानी का टैंकर आता है तब लोग पानी के लिए लड़ाइयां करने लगते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलुज यमुना एक लिंक के रूप में एक लंबे समय से पानी का विवाद बरकरार है, तो दूसरी तरफ कावेरी नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। इसी तरह कई और भी जगह पानी के लिए विवाद होते रहते हैं। आने वाले समय में ये छोटे छोटे विवाद एक बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। इस समय 30% पृथ्वी और 70% पानी मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं इतना सारा पानी होने के बावजूद केवल 1% ही पानी प्रयोग में लाया जाता है। आज पानी की समस्या हम इंसानों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि जानवरों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में रहने वाले पक्षी नदियों का पानी नहीं पी पाते हैं। पक्षी शुद्ध पानी पीना पसंद करते हैं, जबकि शहरों में नदियों और नालों में कोई खास अंतर नहीं बचा है। इस गंदे पानी को न पिए तब भी पक्षी मर जाएंगे और अगर उन्होंने इसे पी लिया तब भी वो बीमार होकर मर जाएंगे। इस समय पक्षी शहरों में केवल 2 तरीकों से पानी पी सकते हैं, या तो बारिश के समय गड्ढों में जो पानी भर जाता है या फिर कोई इंसान किसी बर्तन में पानी रखते हैं। आज हम इंसान बड़ी संख्या में नदियों और पानी को दूषित करने में लगे हुए हैं। ऐसे में हमने अपने साथ साथ जीव जंतुओं के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर अब इस मुसीबत को हमने नहीं रोका तो भविष्य में ये बहुत भयंकर रूप लेने वाली है, और जो संभावना बताई जाती है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा वो हो जाए तो ये ताज्जुब की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। क्या आप भी पक्षियों के लिए छत पर पानी रखते हैं? यदि हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।